डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे चुनाव और प्रतिनिधित्व के संबंध में, जिसमें अपन ने चुनाव के संबंध में कुछ प्रारंभिक बातें पढ़ी थी, जिसमें अपन ने एक तो प्रणाली पढ़ी थी सर्वाधिक मतों से जीतने वाली प्रणाली, और एक समानुपातिक जो प्रणाली थी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसके बारे में अपन देख रहे थे। तो आज अपन देखेंगे कि भारत के अंदर जो प्रणाली ज़्यादा स्वीकृत है वो है सर्वाधिक वोट से जीतने वाली प्रणाली। तो इस प्रणाली को हिंदुस्तान के अंदर क्यों स्वीकार किया गया था, उसके पीछे प्रमुख कारण क्या था। तो भारत के अंदर जो ये सर्वाधिक वोट से जीतने वाली प्रणाली थी उसको स्वीकार किया गया था क्योंकि हमारे संविधान निर्माता पहले ये समझते थे कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित चुनाव संसदीय प्रणाली में सरकार के स्थायित्व के लिए उपयुक्त नहीं होंगे। और संसदीय जो प्रणाली है उसको अपन ये मानते हैं कि जिसमें व्यवस्थापिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति कार्यपालिका क्या रहती है, उत्तरदायी रहती है। यानी कि कार्यपालिका है वो किसके प्रति उत्तरदायी रहती है, व्यवस्थापिका के प्रति रहती है। और इस प्रणाली में स्पष्ट बहुमत मिलने पर एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कठिनाई होगी, और एक स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा तो आप अपन अच्छे से जानते हैं एक सुदृढ़ कार्यपालिका का गठन नहीं होगा, या अपन कह सकते हैं सरकार का गठन करने में परेशानी होती है। इस कारण जो हिंदुस्तान के अंदर है वो अपनाई गई वो प्रणाली है सर्वाधिक वोट से जीतने वाली प्रणाली। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं तो सर्वाधिक मत से जीतने वाली प्रणाली में सामान्यतः बड़े एक प्रकार से हलों या संगठनों को बोनस के रूप में कुछ अतिरिक्त सीटें मिल जाती है। ये सीटें उन्हें प्राप्त मतों के अनुपात में क्या होंगी, अधिक होती हैं। और सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली एक ऐसी स्थायी सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त कर संसदीय सरकार को एक प्रकार से प्रभावी ढंग से कार्य करने का अवसर प्रदान करती है। यानी कि एक सुदृढ़ मजबूत सरकार यानी तभी बन सकती है, ज़्यादा सीटें किसी दल को तभी आ सकती हैं जब कौन सी प्रणाली हो, सर्वाधिक मतों से जीतने वाली प्रणाली हो। सर्वाधिक मतों से जीतने वाली प्रणाली के संबंध में अपन ने देखा था कि जो प्रणाली एक प्रकार से जिसमें अनेक प्रत्याशी हैं वो चुनाव मैदान में होते हैं, और जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वही प्रत्याशी क्या हो जाता है, विजयी हो जाता है। जैसे मान लीजिए 100 वोट हैं और प्रत्याशी हैं कितने, 5 प्रत्याशी हैं, और उसमें से एक को अगर 25 वोट आ गए, बाकी को 20-20, 15-15 इस प्रकार से आ गए, तो 25 वाला क्या हो जाता है, जीत जाता है। लेकिन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में ऐसा नहीं होता। और जो सर्वाधिक मतों से जीतने वाली प्रणाली है, जैसा अपन ने देखा है अभी अपने चुनाव हुए थे पंचायती राज के चुनाव में अपन ने देखा था जिस सरपंच के सबसे ज़्यादा वोट आए थे वो उन्होंने जीत हासिल की थी, अपन कह सकते हैं वो जीता हुआ माना गया था जिसको वोट ज़्यादा मिले थे, चाहे वो आधे से कम रह गए हो, लेकिन अन्य प्रत्याशियों की अपेक्षा उनको मत क्या मिले थे, ज़्यादा मिले थे। तो इस प्रकार की प्रणाली है वो कौन सी है, सर्वाधिक मतों से जीतने वाली प्रणाली है। और ये सर्वाधिक मतों से जीतने वाली प्रणाली है वो एक स्थायी सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त करती है और संसदीय सरकार को प्रभावी ढंग से कार्य करने का एक मौका देती है, या अपन कह सकते हैं अवसर प्रदान करती है। और सन 1989 के बाद भारत में बहुदलीय गठबंधनों की कार्य प्रणाली को देखा जा सकता है। 1989 के बाद बहुदलीय गठबंधन यानी कि किसी एक दल को अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो उसके बाद अनेक दल मिलकर आपस में क्या करते हैं, गठबंधन करते हैं, और गठबंधन के आधार पर ही एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि वो किसका काम करते हैं, सरकार बनाने का काम करते हैं। यानी कि किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, मान लीजिए 100 सीटें हैं, अगर किसी एक दल को 51 सीटें नहीं मिली, क्योंकि आधे से अधिक सीट मिलने जरूरी है बहुमत के लिए, तो 2 या 3, 4, 5 दल जितने भी होते हैं वो मिलकर एक प्रकार से 51 सीटों का जो आंकड़ा है, या अपन कह सकते हैं 50% से अधिक सीटों का जो आंकड़ा है वो अगर प्राप्त करते हैं तो वो सरकार बनाने में क्या होते हैं, सफल होते हैं। तो ये बहुदलीय गठबंधनों की कार्य प्रणाली है वो अपने हिंदुस्तान में अपने को देखने को मिली थी 1889 के बाद में। और 1989 के बाद में मिली थी। और इसी के साथ अनेक राज्यों में द्विदलीय प्रतियोगिता भी अपने को देखने को मिली थी। 1989 के बाद में ये प्रतिक्रिया अपने को देखने को मिली थी, और इसके बाद में अनेक राज्यों में जो द्विदलीय प्रतियोगिता है वो भी अपने को दिखाई देने लगी थी। और प्राचीन क्षेत्रों
अगर अपन बात करते हैं तो प्राचीन काल में भी इस प्रकार की ऐसी शुरुआत में जब अपना हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो उसमें एक दल की सरकार बन जाती थी, लेकिन बाद में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। अनेक राजनीतिक दल उभर कर सामने आए जिसमें किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत मिलना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। उसके बाद गठबंधन की सरकारों का प्रचलन, या अपन कह सकते हैं गठबंधन की जो सरकारों का अस्तित्व है वो अपने को देखने को मिला था। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण, यानी कि जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं विभिन्न, चाहे अपन संसदीय क्षेत्र की बात करते हैं चाहे अपन विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं, तो उसमें निश्चित क्या होता है, आरक्षण होता है। तो स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचन मंडल को प्रारंभ किया, जिसका तात्पर्य था कि किसी समुदाय के प्रतिनिधित्व के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डाले सकेंगे। लेकिन ये व्यवस्था दोषपूर्ण थी, इसका विरोध हुआ था। लेकिन बाद में स्वतंत्र हो गया अपना देश और स्वतंत्रता के बाद इस प्रकार की प्रणाली को महत्व नहीं दिया गया और एक आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। यानी कि एक पृथक निर्वाचन मंडल का मतलब हो गया कि किसी समुदाय विशेष का प्रतिनिधि होगा और उसी समुदाय विशेष के उसको क्या डालेंगे, वोट डालेंगे। ऐसी सुविधा की गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन वो एक प्रकार से दोषपूर्ण थी, उसको सपोर्ट नहीं मिला। पर हमारे संविधान निर्माताओं ने ये बात पसंद नहीं आई जो एक पृथक निर्वाचन मंडल की थी जिसमें एक समुदाय विशेष की वोट डालते थे। तो उन्होंने आरक्षित निर्वाचन सीटों की व्यवस्था की गई कि प्रतिनिधि है वो एक प्रकार से जो वहाँ का समुदाय है उसके हिसाब से वहाँ पर आएगा और उसमें सब भी जो मतदाता हैं उसको क्या डालेंगे, वोट डालेंगे। और आरक्षण की व्यवस्था की गई, जैसे SC ST OBC की अगर अपन बात करते हैं तो उसमें सीट निश्चित आरक्षित होती हैं और उन सीटों पर उसी हिसाब से क्या होता है, चुनाव होता है। जैसे पंचायती राज का उदाहरण अपने सामने अभी जो चुनाव हुए थे उसमें अपन ने देखा था सामान्य जो जनरल की सीट थी, OBC की सीट थी, SC की सीट थी, तो वो आरक्षित सीटों की बात होती है। तो इसी प्रकार से निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण स्तर की बात राज्य स्तर पर और अपने राष्ट्रीय स्तर पर की गई है। और संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जो जनजातियां हैं उनके लिए लोकसभा और राज्यसभा में और विधानसभाओं के अंदर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और किस प्रकार से ये आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो आपको मैं अभी बता रहा हूं। जो अपनी पार्लियामेंट है, संसद है, उसमें लोकसभा के अंदर, जिसमें अपन अच्छे से जानते हैं लोकसभा की जो सीटें हैं वो वर्तमान में कुल 545 हैं, जिसमें से निर्वाचन होता है वो होता है 543 पर। कितनी सीटों पर? 543 पर। 2 हैं वो अंग्ल भारतीय के रूप में राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। और इसमें से जो सीटों का आरक्षण है वो है 84 सीटें हैं वो अनुसूचित जाति की हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, SC वर्ग बोलते हैं। कौन सा वर्ग? SC वर्ग बोलते हैं। और जो 47 सीट हैं, 47 जो सीट हैं वो किसकी हैं, ST की हैं, जिसको अपन अनुसूचित जनजाति बोलते हैं। तो ये आरक्षण की व्यवस्था अपने को ध्यान में रखनी है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कितनी कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो जो अनुसूचित जाति के लिए जिसको अपन SC बोलते हैं उसके लिए जो सीटों की आरक्षण की व्यवस्था है वो 84 सीटों की, और जो अनुसूचित जनजाति के लिए वो है 47 सीटों की। और इसी के संबंध में जो निर्वाचन क्षेत्र है उसके संबंध में एक प्री सीमेन आयोग का गठन किया गया है और वो एक स्वतंत्र संस्था है जिसका चयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और ये चुनाव आयोग के साथ मिलकर अपना कार्य करता है। यानी कि किसी निर्वाचन क्षेत्र का क्षेत्र बढ़ाना है या घटाना है, किसी क्षेत्र में नया क्षेत्र जोड़ना है, इस प्रकार का जो कार्य है ये अपन कह सकते हैं निर्वाचन क्षेत्र का जो निर्धारण करता है वो कौन करता है, प्री सीमेन आयोग करता है। और प्री सीमेन आयोग ये तय करता है कि कौन से जो निर्वाचन क्षेत्र हैं वो आरक्षित होंगे, कौन से नहीं होंगे। ये पूरा का पूरा काम है वो किसका है, इस प्री सीमेन आयोग का है। और शहरी व ग्रामीण स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए भी सीट आरक्षित की गई है, जिसमें अपन अच्छे से जानते हैं पंचायती राज व्यवस्थाओं के अंदर 73वां और 74वां संविधान संशोधन, उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था 33% की गई थी, लेकिन बाद में उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 50% कर दिया गया था। तो ये कुछ आरक्षण की बात इसके अंतर्गत आती है। ये बात भी अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात करते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की अगर अपन बात करते हैं तो लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि चुनाव निष्पक्ष और क्या होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। यानी कि चुनाव है वो चुनाव लोकतंत्र के अंदर निष्पक्ष व पारदर्शी होना चाहिए।
ये बात अपने को विशेष ध्यान में रखनी है। यानी जो चुनाव होता है वो लोकतंत्र के अंदर बिल्कुल निष्पक्ष, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और बिल्कुल पारदर्शी होना चाहिए, सब लोगों के सामने होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई धांधली नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात है, चुनाव प्रणाली में इस प्रकार होनी चाहिए कि जिसमें मतदाताओं की आकांक्षाएं चुनाव परिणाम में न्यायपूर्ण ढंग से व्यक्त हो सकें। यह बात भी अपने को, यानी कि कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो एक प्रकार से जन भावनाओं के अकॉर्डिंग मैदान में आया है और जन भावनाओं के सम्मान के साथ उनको एक प्रकार से, जिस प्रकार से वोट डाले हैं, उनकी वोटों की एक प्रकार से अहमियत को देखते हुए, या अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार से जिस आकांक्षा के साथ मतदाता ने वोट डाले हैं उसका परिणाम है वैसा ही उसको न्यायोचित ढंग से मिलना चाहिए। यानी चुनाव प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे मतदाताओं की आकांक्षाएं चुनाव परिणामों में न्यायपूर्ण ढंग से व्यक्त हो सके। यानी कि एक प्रकार से जिस प्रकार से जन भावना है उसके अकॉर्डिंग ही एक प्रकार से उनका रिजल्ट आना चाहिए। इस प्रकार से ये एक स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतंत्र के अंदर चुनाव की बात की गई है। तो ये चुनाव के संबंध में अपने आरक्षण की बात हुई है निर्वाचन क्षेत्र में, और ये जो सर्वाधिक मत प्रणाली है वो क्यों अपनाई गई है, इस प्रकार की बातें हैं वो आज की कक्षा में अपन ने देखा है। बाकी का पढ़ेंगे अपन आगे की नेक्स्ट कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।